Hello, Namaste. Welcome back, dear students. I, Dr. Neeta Singh Thakur, your subject teacher of economics, welcoming you all. So, in this video, we will continue with chapter 2 Indicators of Growth and Development. Okay? Okay, now indicators of development. Indicators क्या है? तो has the country achieved economic development or not? कंट्री ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है या नहीं? इफ सो, अगर किया है, हाउ फास्ट इट हैज टेकन प्लेस? हाउ मच इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? टू नो एंड टू मेजर इट, we should consider various factors. Such factors are identified as the indicators of economic development, measuring rods of standards. These indicators, which measures the rate of economic development and its extent, can be represented in numerical and statistical terms. Through these indicators, a comparison of two countries and two time periods can be done. In short, किस कंट्री ने कितना डेवलपमेंट किया है ये हम किसके थ्रू जान सकते हैं? इंडिकेटर्स के थ्रू. किसके इंडिकेटर्स हैं? तो डेवलपमेंट के. ओके. Now, indicators of growth and development. So there are four indicators. First, rate of growth of national income. Okay. Second, rate of growth of per capita income. Number 3, quality of life, physical quality of life index. इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI. ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपके मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं. इन दोनों में से क्वेश्चंस आते ही हैं बोर्ड एग्जाम में. ओके. ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट क्या इफेक्ट करता है डेवलपमेंट पे? ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, a country is said to have attained economic development if there is continuous increase. Here we are talking about increase, okay, in the real national income of the country for a long period of time. If the rate of rise in national income is high, the development rate is said to be high. अगर national income हाई है तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ का डेवलपमेंट भी कैसा है? हाई है. और अगर नेशनल इनकम इंक्रीजेस एट लोअर रेट, अगर नेशनल इनकम लोअर रेट पे बढ़ती है तो द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो, ऐसा माना जाता है. जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, एक टेबल दिया गया है. इस टेबल में आपको कंट्रीज बताई गई हैं जिसमें नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब के आपको नाम दिए गए. ठीक है. इनका एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम बताया गया है. जैसे नॉर्वे का कितना है? 2.2. अमेरिका का कितना है? 2.4. श्रीलंका का कितना है? 4.5. चाइना का कितना है? 7.3. इंडिया का कितना है? 7.3. पाकिस्तान का कितना है? 4.7. ठीक है. यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है एनुअल, वो इंडिया का ज़्यादा है. फिर भी इंडिया बाकी ये डेवलप्ड कंट्री से पीछे क्यों है? तो साइड में एक्सप्लेनेशन लिखा है. India's growth rate is higher than that of these countries. Today, India is considered to be one of the fastest developing countries of the world. But it should be remembered that countries like Norway and America had impressive growth rate already. Thought they are growing at a rate already
they are growing at rate of 2 to 3% per annum in the present. Okay. Limitations. अब इसका लिमिटेशन क्या है? तो there are some limitations in accepting national income as an indicator. इसकी कुछ मर्यादाएं हैं कि हम नेशनल इनकम को एज एन इंडिकेटर ले रहे हैं, पर क्या प्रॉब्लम्स हम उन्हें फेस कर रहे हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम. ट्रू नेशनल इनकम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नंबर 2, पॉपुलेशन. नंबर 3, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को काउंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई एक मेथड नहीं है. अगर डिफरेंट मेथड है तो वो अलग अलग जाते हैं. ठीक है. हर एक मेथड अपना अलग लॉजिक लगाएगा और रिजल्ट भी कैसा आएगा उसका अलग. ठीक है. इसीलिए इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस है. ओके. ओके, नाउ इंडिकेटर नंबर 2, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा हमने नेशनल इनकम देखा जिसमें पूरी कंट्री की हम बात करते हैं. ठीक है. पर कैपिटा की हम बात करते हैं तो कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों की हम बात करते हैं कि हर एक के हिस्से में कितनी इनकम है. ठीक है. द एक्सपर्ट्स ऑफ यूनो, फुल फॉर्म है इसका, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैव रिकमेंडेड पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यहाँ पे आपका एक एमसीक्यू बन रहा है कि किसने सजेस्ट किया या किसने रिकमेंड किया है कि पर कैपिटा इनकम को हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक इंडिकेटर के रूप में रखना चाहिए. जस्ट एज नेशनल इनकम, इफ पर कैपिटा इज हाई and if its rate of growth is high, it can be said that development has taken place. अगर पर कैपिटा इनकम हाई है तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट हो रहा है. राइज इन पर कैपिटा इनकम improves physical welfare of an individual and hence it is the real indicator of economic development. ओके. पर कैपिटा इनकम का बढ़ना या इम्प्रूव होना क्या बता रहा है? फिजिकल वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब हम सब उसमें आ जाते हैं. ठीक है. प्रति व्यक्ति आय, इसे हिंदी में हम बोलेंगे. अब मैं इसे आपको टेबल के थ्रू बताती हूँ कि अगर नेशनल इनकम को प्रत्येक व्यक्ति के साथ डिवाइड किया जाए, ठीक है, एक साल की इनकम को, तो हर एक के हिस्से में एक एवरेज कितना आएगा. तो यहाँ कंट्री वाइज एक टेबल बनाया गया है. सबसे ऊपर आता है नॉर्वे, जिसमें पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो 64,992. यहाँ पे डॉलर्स में बात की है. ठीक है. ग्रोथ रेट कितना है उसका? 1.1. अमेरिका $52,947, 1.6 इसका ग्रोथ रेट है. श्रीलंका 9,779 with annual growth rate of 3.5%. China 12,547 with annual growth rate of 6.7%. इंडिया की हम बात करें तो 5,497 पर कैपिटा इनकम की हम यहाँ बात कर रहे हैं. ये कौन से ईयर की हम बात कर रहे हैं? 2014 की. ओके. विथ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.0%. एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चंस याद रखना. ओके. नेक्स्ट, लिमिटेशंस. अब पर कैपिटा इनकम की भी क्या है? लिमिटेशंस है. अब लिमिटेशंस क्या क्या है? तो
ये क्या बता रहा है? ओनली एस्टिमेट्स। याद रखिए, ये आपको 2 मार्क में या 3 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एकदम एग्जैक्ट फिगर में नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज, ये क्या बता रही है? सिर्फ एवरेज बता रही है, ठीक है। डिफिकल्टी इन कंपैरिजन, कंपैरिजन में डिफिकल्टी है। डिसेप्टिव इंडिकेटर, क्या है ये? डिसेप्टिव इंडिकेटर है। नाउ इंडिकेटर नंबर 3, PQLI, योर मोस्ट important question of the chapter. Okay, now what is physical quality of life? तो physical quality of life index PQLI was developed by famous economist मॉरिस डेविस मॉरिस, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉरिस डेविड इन 1979। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। 423 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। मॉरिस डेविड नहीं है, यहाँ पे डेविस आएगा। मॉरिस डेविस यूज द फॉलोइंग 3 इंडिकेटर्स टू प्रिपेयर अ कंपोजिट इंडेक्स नोन एज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। उन्होंने ये 3 पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। अब ये है क्या, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। PQLI, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बींग्स depend on the different types of goods and services that a person consume। हमारा जो रहन सहन का स्तर है या हम जैसे रहते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम जो गुड्स और सर्विसेज लेते हैं या कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कंजप्शन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। Number 2, consumptions of durable and semi-durable goods. Number 3, consumption of services during a period of time by a person or group of a people. अब ये फिजिकल क्वालिटी लाइफ में हम क्या क्या इंक्लूड कर लेते हैं? तो पहला क्या है? फूड। नंबर 2, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। नंबर 3, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। नंबर 4, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। नंबर 5, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नंबर 6, एनर्जी। नंबर 7, population having access to pure drinking water. Number 8, average life expectancy. Number 9, infant mortality rate. Number 10, drainage facility. Now, increase on per capita income and national income are not indicators of economic development as it has numbers of limitations। उनमें क्या है? limitations है। Increasing income of the country is concentrated in the hands of few people, which is not development। The development of a country should be such that living standard of the poor rise। Development क्या है कि देश के अंदर या कंट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो, अगर उसका रहन सहन का स्तर सुधर रहा है तो हम उसे डेवलपमेंट कह सकते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन आर फुलफिल्ड। कीपिंग दिस इन माइंड, मॉरिस डेविस मॉरिस presented the physical quality of life index which is known as
PQLI means P for physical, Q for quality of life index. याद रखना इसे। अब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में हम 3 पॉइंट्स यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। नंबर 2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नंबर 3 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसके डिटर्मिनेंट्स या कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसे, इनके डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ऑफ व्हाट, तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नाउ व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड व्हाट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये क्वेश्चंस आपको अलग अलग पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, तो लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइंस सिचुएशन ऑफ एजुकेशन। The percentage of population educated out of the total population determines the extent of education. Okay. Increase in literacy and education shows rise in the welfare of an individual. Education का जो लेवल है, लिटरेसी का जो लेवल है, वो इंक्रीज होता है, तो वो एक बोलते हैं ना डेवलपमेंट का वो एक साइन है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके वर्ड से ही आप इसे समझने की कोशिश करो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो नंबर ऑफ इयर्स अ चाइल्ड टू लीव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट शोज द एवरेज लाइफ। इफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी rises, it can be said that the medical services of the country is good. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जन्म लेने के बाद बच्चा कितने साल तक जिएगा, जो ये बोलते ना ये धारणा बनाई जाती है, उससे हम क्या बोलेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब कितने साल तक जिएगा या कैसे जिएगा, ये किस पर डिपेंड करता है, मेडिकल सर्विसेज पे। जितनी ज्यादा मेडिकल सर्विस अच्छी होगी, उतनी ज्यादा लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर 3 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम इन्फेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ड्यूरिंग ईयर द नंबर ऑफ इन्फेंट्स who die before 1 year out of 1000 births is known as infant mortality rate. If infant mortality rate falls, I can say that healthcare services of the country is good. मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, मतलब बिफोर 1 year out of 1000 बर्ड्स, 1 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनका जो मरने का जो रेट है वो कैसा है, कम है या डाउन है, ठीक है। तो वो डाउन है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी है, अच्छी है, ठीक है। अब ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, तो ड्यूरिंग ईयर द नंबर ऑफ इन्फेंट्स, 1 साल के अंदर, एक साल के अंदर कितने इन्फेंट्स मर रहे हैं जो 1 साल के भी नहीं हो पाए, आउट ऑफ 1000, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अब PQLI है क्या, तो PQLI इज इक्वल टू
लिटरेसी लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल टू PQLI। ओके, अब इसमें 3 डिटर्मिनेंट्स ही क्यों रखे गए हैं? तो डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल कंट्रीज। ये डेटा सारी कंट्रीज में हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ऑल दीज 3 फैक्टर्स डिपिक्ट द रिजल्ट and not efforts. All these 3 factors are product based and hence fulfills the justifiable standard performance comparison. अब ये PQLI हम तैयार कैसे करते हैं? Formulation of physical quality of life index. तो every indicator, जिसमें कौन कौन से इंडिकेटर है PQLI में? तो लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हर किसी को कितना वेटेज दिया गया है? तो 100। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिटरमिनेंट इन दैट कंट्री इज ग्रेडेड बिटवीन 0 to 1। और हर किसी कंट्री में वो परफॉर्मेंस पे कितना वेटेज देना है? 0 to 100। ठीक है, a total of these grades of 3 factors are summed up. Alexa, stop. A total of these grades of 3 factors are summed up. This total is divided by 3 to derive an average. This data so derived is identified as PQLI. In short, PQLI में 3 चीजों को लिया जाता है, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिससे टोटल मैक्सिमम वेटेज कितना दिया गया है? 100। अब इनको मापा कैसे जाता है? तो 0 से 100 के बीच में। ठीक है, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है? तो PQLI क्लोजर टू 100, अगर PQLI 100 के क्लोज होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दी 3 इंडाइसेस ऑफ PQLI ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, 100 है तो अच्छा है, और 100 से कम है मीन्स PQLI क्लोजर टू 0 इज बैड परफॉर्मेंस। मतलब ये कैसा है? बैड परफॉर्मेंस बता रहे हैं। PQLI is always between 1 to 100. PQLI can be used to compare 2 states within the country of the country. PQLI का यूज हम कब कर सकते हैं? 2 स्टेट्स के बीच में। ठीक है, हायर द PQLI मोर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना ज्यादा PQLI ज्यादा है उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जितना कम PQLI है उतना कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ऐसा हम मान सकते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? तो PQLI में 3 पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ये सब क्या बताते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताते हैं ह्यूमन लाइफ का। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम से तो ये बेटर इंडेक्स है। ठीक है, with PQLI comparisons can be made between different groups of countries or different states of the same country. We can create PQLI for urban rural areas, females, males and comparison can be done. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम PQLI के थ्रू बोलते हैं ना डेवलपमेंट को माप सकते हैं। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे। अब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी अपने साथ लेके आ रहे हैं। अब इसके लिमिटेशंस, वो नेगेटिव पॉइंट्स को हम किस नाम से जान रहे हैं? तो लिमिटेशंस के नाम से। अब ये लिमिटेशंस क्या है? तो ओनली 3 एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड। सिर्फ 3 ही पॉइंट को लिया गया है, जिसमें आप पूरे डेवलपमेंट को नहीं माप सकते पूरे कंट्री के। ठीक है,
ओनली एवरेज आर डिपिक्टेड, सिर्फ यहाँ पे एवरेज को ही बताया जा रहा है, ठीक है, एकदम प्रॉपर डेटा नहीं है ये। If a country's present PQLI is high, it cannot be generalized that the economic development is high against other countries. अगर किसी भी कंट्री का PQLI ज़्यादा है आज के टाइम में, तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि बाकी की कंट्री से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज, सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें एक समान वेटेज देना या एक ही माप देना, ये एक तरीके से थोड़ा बोलते ना, इट इज नॉट राइट। ओके, ऑल थ्री एस्पेक्ट्स डू नॉट हैव सेम इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। हर किसी की लाइफ में हर एक एस्पेक्ट का अलग अलग योगदान होता है, अलग अलग रोल प्ले करता है, ठीक है। तीनों एक जैसे ही नहीं है, तो तीनों को हम एक जैसा वेटेज नहीं दे सकते। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है PQLI का? तो आफ्टर 2003 इंस्टेड ऑफ 3 एस्पेक्ट्स 3 more aspects were included and quality of life index, ये याद रखना, QLI is prepared in the world। PQLI के बाद कुछ limitations होने की वजह से एक 3 मोर एस्पेक्ट्स वर इंक्लूडेड, 3 और एस्पेक्ट को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड इन द वर्ल्ड, याद रखना इसे। अब हम बात करेंगे HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। PQLI की तरह ही इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नंबर 2 एवरेज एजुकेशन लेवल, एंड नंबर 3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, in short UNDP, presented the Human Development Report HDR in 1990. Okay. In that report, Human Development Index was presented as a measurement of development. यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, किसने प्रेजेंट किया? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने प्रेजेंट किया। कब प्रेजेंट किया? 1990 में, ठीक है। अब इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए, जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 2010। कब? 2010 में। ओके, अब PQLI की तरह इसके भी 3 डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा नॉलेज, जिसे आप लिटरेसी या एजुकेशन के नाम से जान सकते हैं, नंबर 3 गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? तो expectation of number of years a person will live on an average at the time of his birth is known as life expectancy at birth। जन्म लेने के बाद बच्चा कितने साल तक जिएगा, वो एक जो एवरेज लगाया जाता है, एक अंदाज लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नंबर 2 नॉलेज, लिटरेसी या एजुकेशन। ये क्या है? तो to know the quantum of knowledge, adult literacy in percent is calculated। 15 years and above are included, जिसमें 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। नंबर ऑफ years ऑफ स्कूलिंग, कितने साल स्कूल में पढ़ाई की है। बी एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ years ऑफ स्कूलिंग, या कितने साल तक स्कूलिंग करेगा, ठीक है। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है आपके रहन सहन का स्तर, या जो भी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं वो, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज विच इंक्लूड्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, हाउसिंग, transportation, communication,
health facilities, protein and fats. Required calories for citizen comprise standard of living. लोगों को कितनी फैसिलिटी मिल रही है या अवेलेबल है। अब HDI में क्या इंपॉर्टेंट है, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI इज 1। HDI की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। PQLI में कितने थी, 0 to 100। HDI में कितनी है, 1। याद रखना इसे। द वैल्यू ऑफ HDI रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। इसका जो रेंज है वो कितना है, 0 to 1। That country whose HDI is closer to 1 is considered more developed। अगर 1 के क्लोज है किसी भी कंट्री का HDI, तो उसे हम कैसा मानेंगे, मोर डेवलप्ड। ठीक है। That country whose HDI is further from, और जिसका 1 से नीचे है, is considered less developed। ओके। यहाँ एक टेबल दिया है, it is given in your textbook also, पेज नंबर 25। ठीक है, कौन से पेज पे दिए गए हैं, पेज नंबर 25। ओके। ये टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि HDI में कौन सी कंट्री का कितना रैंक है। ठीक है। सबसे ऊपर नॉर्वे आता है, जिसका रैंक आता है फर्स्ट। वैल्यू कितनी है उसकी, 0.944। नेशनल इनकम कितनी है, 64,992। वहां के लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो 81.6। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने हैं, तो 17.5। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल कितना है, 12.6। ठीक है। आप इतना याद रखना, पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है, नॉर्वे। इंडिया का रैंक कौन सा है, तो 138, मतलब 130। उसकी वैल्यू कितनी है, 0.609। यहाँ पे ये ग्रोस नेशनल इनकम नहीं है, ये पर कैपिटा इनकम है। कितनी है, 5,497। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है इंडिया की, तो 68। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने हैं, तो 11.7। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल कितना है, तो 5.4। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे ऊपर कौन सा है, नॉर्वे, फर्स्ट रैंक आता है। और सबसे लास्ट में कौन है, ये नाइजर लिखा हुआ है, नाइजीरिया। ओके। इसका रैंक कितना आ रहा है, 188। ये याद रखना। और इंडिया, ये 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों जरूरी है ये, तो HDI is complete as it not only takes economic factors but also includes social welfare by giving importance to education and health। HDI importance इसलिए भी है क्योंकि इसमें सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स ही नहीं, सोशल वेलफेयर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। ओके। HDI इज फंक्शनल, ये लाइन याद रखना। ओके। अब ये बोलते ना कि हर पॉजिटिव चीज के साथ नेगेटिव आते ही है। HDI इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब ये लिमिटेशंस क्या क्या है, तो इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 26। पेज नंबर 26।
क्या लिमिटेशंस है? तो ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड। PQLI की तरह इसमें भी कितने इंडिकेटर्स इंक्लूड किए गए हैं? 3, जो क्या है? विच इज लेस, कम है। हम इनमें और भी ज्यादा सोशल इंडिकेटर्स को इंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। नंबर 2, ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, और हर एक इंडिकेटर को इक्वल वेटेज दिया गया है। बट इन रियलिटी, इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट इंडिकेटर्स बिकम इम्पोर्टेंट। हर एक की लाइफ में हर एक टाइम पे तीनों इंडिकेटर्स एक साथ एक जैसा ही वेटेज या एक जैसा ही रोल प्ले नहीं करते, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नॉट एन एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन। वो एब्सोल्यूट नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ये एक ऑन एंड एक एवरेज बताई गई यहाँ पे। इट ओनली शोज द रिलेटिव प्रोग्रेस। वो क्या बताता है? रिलेटिव प्रोग्रेस। एज इट कंपेयर्स वन कंट्री विद द अदर, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री का क्या करता है? कंपैरिजन करता है। जैसे हमने नॉर्वे को फर्स्ट रैंक पे देखा, ठीक है, नाइजीरिया को लास्ट रैंक पे 188। अब HDI के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जैसे GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, TAI टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, HCI ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। इन सब के फुल फॉर्म्स आप प्लीज याद रखना, ओके। तो ये क्या बताना चाह रहा है? इनमें ये कहना चाह रहे हैं कि HDI के अलावा हम इनका भी यूज कर सकते हैं, GDI, TAI, HPI और HCI का, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है या डाउट है तो काइंडली सेंड अ मैसेज, ओके। हैव अ गुड डे।